नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चार धाम के बाद अब कैंची धाम में भी रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पर अब एक्शन होगा। मंदिर के स्थापना दिवस पर 15 जून को दरअसल कार्यक्रम है और कैंची महोत्सव के मौके पर श्रद्धालु अलग अलग देश के कोने से पहुंचेंगे। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने यह आदेश जारी किया है। शिप्रा नदी में स्नान करने पर भी रोक लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर अब जो है सभी सैलानी श्रद्धालु इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि चार धाम में जिस तरीके से रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई थी, अब इसी कड़ी में कैंची धाम में भी, बाबा नीम करोली धाम में भी अब रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। शिप्रा नदी में स्नान करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो चार धाम के बाद अब कैंची धाम में भी जो है रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी, मंदिर की स्थापना दिवस पर 15 जून को जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कैंची धाम में, जिसमें कैंची महोत्सव में देश के कोने कोने से जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं अपनी आस्था को लिए। और ऐसे में क्योंकि भारी भीड़ के चलते कोई अव्यवस्थाएं ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रील्स, फोटो खींचने, वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, चार धाम की तरह अब नीम करोली धाम में भी जो है रील्स बनाने में, वीडियोग्राफी करने में जो है रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, जिस तरह से लगातार ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जाते हैं, क्योंकि इस समय जो जिस तरह से चारों धामों में जो श्रद्धालु दूर दराज से उत्तराखंड का रुख करते हैं, उसी तरह से बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए भीमताल भवाली में स्थित जो कैंची धाम मंदिर है, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो वीडियोग्राफी करते हैं और उसके बाद में उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जिससे कहीं कहीं कुछ जो अव्यवस्थाएं हैं उनको भी उजागर करते हैं, साथ ही साथ आस्था से भी खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी नहीं होगी। कोई भी मोबाइल ले जाना, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम ले जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे कहीं कहीं जो अराजकता है वो कहीं कहीं उससे उस पर रोक लगेगी। साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं, जो मुख्य तौर पर श्रद्धा के भाव से ही भगवान के बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, और उनको वहां पर वीडियो बनाने के कारण कई बार व्यवस्थाएं भी होती हैं, कई बार अन्य लोगों को भी उससे वहां पर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे उनको कहीं कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रतीक्षा में भी उनको प्रतीक्षा भी ज्यादा करनी पड़ती है। इस सब चीजों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। इससे समय भविष्य में इस व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। बिल्कुल, 15 जून को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर जो है कोई अव्यवस्था ना हो, इसके मद्देनजर हालांकि बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, जानकारी के लिए बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो नीम करोली धाम में आपको बताते चलें कि रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पर एक्शन होगा। चार धाम की तर्ज पर आपको बता दें कि नीम करोली धाम में भी जो है तस्वीरें खिंचाना, वीडियोग्राफी करना, रील्स बनाना प्रतिबंध होगा।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को चुनाव होने हैं, लेकिन दोनों ही सीटों के सियासी समीकरण एकदम अलग है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा, कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। इस सीट पर अधिकतर बसपा और कांग्रेस की जीत हुई है। मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट पर बीजेपी अब तक कभी नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और लगातार मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके से हालांकि लोकसभा चुनाव का तो रण 5 सीटें जीतकर जो है बीजेपी ने जीत लिया है, अब जो 2 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लग रहा है, किस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हालांकि दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटें जो है वो जीत लेंगे। बिल्कुल लता, ये वाकई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ये अग्नि परीक्षा होगी कि मंगलौर सीट कैसे जीती जाए, क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है कि मंगलौर विधानसभा कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत नहीं हासिल कर पाई। या तो बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां पर जीता है या फिर कांग्रेस पार्टी का वहां पर प्रत्याशी विजयी हुआ है, क्योंकि वो इस सीट का ऐसे समीकरण है कि वहां पर दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना कमल वहां पर नहीं खिला पाई। वहीं अगर बात बद्रीनाथ विधानसभा की करें तो बद्रीनाथ विधानसभा की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कभी कांग्रेस वहां पर जीती है तो कभी बीजेपी ने वहां पर परचम लहराया है। इस बार कांग्रेस का जीता हुआ प्रत्याशी जो महेंद्र भट्ट है, जो पहले वहां पर हार गए थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद में उनको राज्यसभा भेजा। और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसी समय वहां से जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस पार्टी के थे राजेंद्र भंडारी, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो इसलिए दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता चली गई थी। वहां पर भी अब उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार या तो जो राजेंद्र भंडारी हैं उन्हीं पे दांव खेलेगी, या ऐसा ही अधिकतर यही मानना है कि राजेंद्र भंडारी ही वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। लेकिन कांग्रेस भी मजबूत प्रत्याशी वहां पर खोज रही है और जिस तरह से अभी तक का जो चुनाव रहा है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही 5 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ, मजबूत प्रत्याशी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए ये दोनों सीटों पर कैसा प्रत्याशी देना है, कितने अधिक से अधिक मत कैसे हासिल कर सकें, दोनों सीटों पर कमल खिला सकें, ये बड़ी चुनौती इस बार साबित होने वाली है। हालांकि पवन, जिस तरीके से बीजेपी जरूर ये कह रही हो कि जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है जीत हासिल करेगी, पूरे कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें, भले ही 5 सीटों पर जीत हासिल जरूर की, लेकिन जो लक्ष्य बीजेपी का था 75 से 80% वोट लाने का, वोट प्रतिशत जिस तरीके से गिरा है, 5% जो है वोट बीजेपी का कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के प्रति अभी भी है, इसका असर हो सकता है इस उपचुनाव में भी? बिल्कुल, जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी को जो बूस्टर मिला है, एक तरह से 100 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी अकेले जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें मिली है। सभी विपक्षी दल इस समय इस चुनाव से कहीं कहीं प्रसन्न नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं उनके चेहरे खिले हुए हैं। तो ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर के इस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए और साथ ही इन सभी सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के मंथन में है। और नेतृत्व परिवर्तन चाहे करना हो या फिर मजबूत प्रत्याशी देना हो, इन तमाम विषयों को लेकर के चिंतन और मंथन कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इस चुनाव से बढ़ा है, जैसे ही वोट
वोट परसेंट भी बढ़ा है। इससे बीजेपी के लिए कहीं न कहीं इस उपचुनाव में भी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि बीजेपी के लिए मुसीबतें जरूर खड़ी हो सकती है पवन, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस की क्या भूमिका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हारे हैं और अब ये जो मौका एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पास है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी कर ले तो कहीं ना कहीं मंगलौर सीट तो निकालने में कामयाब हो ही सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल लता, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव इस बार लड़ने वाली है और उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में भी मंगलौर विधानसभा का नेचर रहा है कि कांग्रेस या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी ही वहां से विजयी हुई है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ किसी बड़े मुस्लिम चेहरे के साथ में अगर अपना प्रत्याशी लड़ाती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस को भी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यदि किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेलती है जिसका अपना जनाधार हो और जिसके वोट प्रतिशत भी वहां पर बढ़ा हो, और कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के दोनों मुस्लिम कैंडिडेट अगर लड़ते हैं तो कहीं न कहीं समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी वहां पर मजबूत जो प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं काजी निजामुद्दीन, उनके नाम की चर्चाएं तेज है और जोरों पर है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में। हालांकि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात जरूर कह रही पवन, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार जो है नेताओं से बातचीत होती है आप लोगों की और तमाम सर्वे होते हैं, तो किस तरीके की तैयारी अब इस 2 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की दिखाई पड़ रही? क्योंकि अभी अभी जो है 5 लोकसभा सीटों का चुनाव हारकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी था, चिंतन का दौर जारी था। लेकिन क्या ये चिंतन और मंथन अब ये 2 सीटों में होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल लता, अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक फूंक के कदम रखना चाह रही है और यही वजह है कि 2 दिन पूर्व ही CWC की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें भी नेतृत्व परिवर्तन हो या फिर संगठन को मजबूत करने को लेकर के वहां बैठक में धार दी गई है। और ऐसे में उत्तराखंड के जो भी कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं वो सभी अब एकजुटता के साथ इन दोनों उपचुनाव होने वाली जो सीटें हैं, इन दोनों में पूरे जोर के साथ में वहां पर चुनाव मैदान में होंगे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती के साथ जितना लड़ेगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबतें खड़ी करने वाली होगी। अगर बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे लखपत बुटोला, जो कि वर्तमान में भी प्रदेश प्रवक्ता है, और साथ ही गणेश गोदियाल भी वहां से, क्योंकि BKTC के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में विधायक श्रीनगर से रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में अभी उन्होंने पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के भी वो प्रत्याशी रहे हैं। पौड़ी लोकसभा में अच्छा खासा उन्होंने जनाधार भी हासिल किया है अपने दम पे, और ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर गणेश गोदियाल को भी कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो बॉबी पवार ने टिहरी लोकसभा से अच्छी खासे मत हासिल किए हैं, इसलिए बॉबी पवार भी अपने समर्थन में वहां पर अभी से प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। उनको भी वहां पर अपने कैंडिडेट के रूप में अपनी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक बार फिर से बॉबी पवार इस चुनाव प्रत्याशी लड़ाने के, और यानी कि पवन ये भी क्या समझा जाए कि जिस तरीके से अगर हम टिहरी सीट की बात कर ले, 1.5 लाख से ज्यादा वोट जो बॉबी पवार को मिले थे, तीसरे नंबर पर आप सोचिए कि बॉबी पवार का जो है ग्राफ रहा, जोत सिंह गुनसोला से कुछ ज्यादा वोट बॉबी पवार के थे। और ऐसे में अगर इस उपचुनाव में बॉबी पवार भी अपनी एक बार फिर से बिसात बिछाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा अगर बॉबी पवार को समर्थन कांग्रेस पार्टी दे दे। और क्या चेहरे को लेकर भी क्या कुछ साफ, हालांकि आपने कहा कि बद्रीनाथ सीट से गणेश गोदियाल का चेहरा कांग्रेस पार्टी उतार सकती है, बीजेपी और कांग्रेस में क्या चेहरे को लेकर अभी कुछ तस्वीर साफ होती दिखाई पड़ रही इन दोनों सीटों पर? बिल्कुल, हालांकि अभी बीजेपी की ओर से अभी यही माना जा रहा है कि कांग्रेस
पार्टी का मौजूदा विधायक रहते हुए दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले राजेंद्र भंडारी का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र भंडारी को ही टिकट देने पर विचार कर रही है, लेकिन अगर समीकरण किसी अन्य प्रकार के बनते हैं तो किसी और का भी नाम वहां पर रखा जा सकता है। दूसरी बात कि बॉबी पवार का स्वयं में वहां पर चेहरे नहीं है, लेकिन वहीं के स्थानीय जो युवा उनके साथी हैं उनको लेकर के आपको चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि बॉबी पवार ने 1,68,000 से अधिक मत टिहरी लोकसभा में हासिल किए थे, कांग्रेस से कुछ ही कम थे, लेकिन जो बद्रीनाथ विधानसभा वहां पर उनका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा जीतने के लिए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही जनाधार रहा है, ऐसे में ये एक सीट भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मंगलौर विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे है। चलिए, दोनों ही सीटों पर हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि बद्रीनाथ सीट जो है बीजेपी के खाते में और जो मंगलौर सीट है कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर बसपा के खाते में जाते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नहीं, देखिए अभी इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज ने उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद सरकारी अस्पताल में नियुक्त होने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग अब तक अस्पतालों में नहीं दी है। ऐसे में राजकीय मेडिकल कॉलेज ने बॉन्ड की शर्त का पालन न करने पर अब तक 35 डॉक्टर से 7,20,90,091 रुपए की धनराशि वसूली है, जबकि 27 डॉक्टर्स को नोटिस थमाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज से जानकारी मांगी गई है कि कितनी धनराशि उन्हें बॉन्ड की तय नियम शर्तों का पालन न करने पर जमा करवानी होगी, जबकि 50 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें नोटिस थमाकर ये जानकारी मेडिकल कॉलेज ने मांगी है कि वे वर्तमान में अपनी सेवाएं कहां दे रहे हैं या फिर MBBS में PG यानी कि अपना जो आगे की पढ़ाई है वो कर रहे हैं। बॉन्डधारी चिकित्सक जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं उनकी एक लिस्ट आई है, तो उस लिस्ट में जो है जो 35 बच्चों ने तो जो है जमा कर दिया है बॉन्ड की धनराशि करीब 7.5 करोड़ से ऊपर की है, वो हमने जो है राजकोष में जमा कर दिया। उसके अलावा 77 में से जो है 27 लोगों ने हमें पूछा है कि हमें कितनी बॉन्ड राशि जमा करनी है, वो हमने उनको बॉन्ड राशि बता दी है। 50 लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है पत्र भेजा गया है कि वो अपने वर्तमान में ये प्रश्न बताएं कि वो कहाँ है, PG कर रहे हैं या उत्तराखंड सरकार में जॉब कर रहे हैं या कहाँ है। तो जैसे जो है उनकी वस्तु स्थिति आ जाएगी उसी हिसाब से जो है हम बॉन्ड की धनराशि को जो वो उनसे पता करके फिर जो है जिनका जो है जो बॉन्ड के दिन काम नहीं कर रहे हैं उनसे उसी तरह से वसूल की जाए। सर, बॉन्ड की शर्तें होती क्या थी? शर्तें क्या थी सर इस बॉन्ड की? शर्तें थी कि नहीं जो है अलग अलग वर्ष में अलग अलग शर्तें थी। कुछ वर्ष में शर्त है कि इनको 3 साल बॉन्ड की अवधि करनी है, अब ये कि इनको 5 साल बॉन्ड की अवधि करनी है, और अगर ये बॉन्ड पूरा नहीं करेंगे तो उसमें जो है इनको एक मुश्त 30 लाख रुपये जमा करने होते हैं। तो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जो जॉब नहीं कर रहे तो उनको अकॉर्डिंगली जो है उनसे बॉन्ड की धनराशि जमा करके वो बॉन्ड मुक्त हो सकते हैं। एक्शन में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आपको बताएं कि जो डॉक्टर्स हालांकि अपनी पढ़ाई कर चुके थे, उनकी जो है ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बावजूद भी अब तक जो है कई डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिसको लेकर अब डॉक्टर्स को जो है नोटिस भेजे गए कि आखिर क्या कारण है। जो डॉक्टर ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गए थे वो अब तक सरकारी अस्पतालों में जो है उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है। क्या वो अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उन्होंने कहीं किसी और संस्थान में जो है ज्वाइन कर लिया, इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। और साथ ही साथ करोड़ों के जो बॉन्ड हैं, दरअसल बॉन्ड तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए जो है अब उन डॉक्टरों से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उनसे वसूले गए हैं।
केदारनाथ से बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत में सुधार न होने के चलते उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि उन्हें मेदांता अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत किडनी रोग से ग्रसित हैं, जिनका डायलिसिस निजी अस्पताल में होता है। वो वर्तमान में केदारनाथ से विधायक हैं। सरकार की ओर से उन्हें एयरलिफ्ट कराने की तैयारी अब जो है की गई है। तो निजी अस्पताल में आपको बताएं कि शैला रानी जो है भर्ती थी, लेकिन अब जो है स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ने के चलते उन्हें एयरलिफ्ट कर जो है मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया जाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दी गई है। तो निजी अस्पताल में आपको बताते चले कि एमएलए शैला रानी का जो है इलाज चल रहा था, लेकिन अब उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रामनगर में 2 युवक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। इन युवकों के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। ये दोनों संदिग्ध युवक रामनगर के लट्ठा क्षेत्र में बैठे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। सोमवार देर शाम को रामनगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध युवक दिखाए गए हैं। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से अवैध चाकू, तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को रामनगर के लट्ठा महादेव मंदिर कोसी रोड के किनारे मंदिर की दीवार के बगल से घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया है। तो 2 संदिग्ध युवक आपको बता दें कि रामनगर में गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल तमंचा, कारतूस और चाकू जो है पुलिस ने बरामद किया। अपराध को अंजाम देने से पहले हालांकि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद जो है समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड में मौसम शुष्क होने से मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिलने के साथ ही 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो है टेम्परेचर बना हुआ है। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। मौसम विज्ञान के अनुसार सप्ताह भर प्रदेश में मौसम के मिजाज में परिवर्तन के आसार नहीं है। इसके साथ ही आज से मैदानी क्षेत्रों में लू चलने को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।